So, well, hello, boys and girls. Today we are going to the geography chapter is agriculture. So, first of all, the question is what is agriculture? So, agriculture is a primary activity in India engaging the two-thirds of the total population. This comprehensive review the explore of farming system, cropping pattern, major crops of the vital agrarian reform. अब देखिए क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो है होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी होता है। अब आपने इकोनॉमिक्स में तीन टाइप के सेक्टर पढ़े होंगे, ठीक है? कौन कौन से? पहला प्राइमरी पढ़ा होगा, दूसरा सेकेंडरी पढ़ा होगा, तीसरा टर्शरी पढ़ा होगा, ठीक है? तो प्राइमरी जो सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चर के बेसिस पे होता है, ठीक है? तो वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडिया में, जिसमें टू थर्ड यानी कि ऑलमोस्ट 60% जो पॉपुलेशन है वो इंगेज है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एक्सप्लोर द फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न एंड मेजर क्रॉप। इसमें फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताया जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न और मेजर क्रॉप्स हैं उस सारी चीज़ों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फार्मिंग हैं। तो पहला है सब्सिस्टेंस कॉमर्शियल फार्मिंग। अब ये क्या होता है देखते हैं कि प्रैक्टिस स्मॉल पैच ऑफ लैंड, यानी कि एक छोटे से ज़मीन पे प्रैक्टिस की जाएगी यूजिंग द प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव मतलब पुराने ज़माने के ओल्ड जैसे मेथड है, होई हो गया, डोई हो गया, डिगिंग हो गया, स्टिक हो गया, विथ फैमिली लेबर्स। और कोई यहाँ कोई बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का मदद नहीं मिलेगी, और ये टोटली डिपेंड होते हैं मानसून पे और नेचुरल फर्टिलिटी पे, ठीक है? यानी कि सॉइल में कुछ नहीं मिलाया जाएगा, जो है अगर सॉइल में एसिड की कमी है तो ऊपर से कुछ भी नहीं मिलाया जाएगा। अब जैसी सॉइल की क्वालिटी होगी वैसा ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? जैसा आपका क्रॉप ग्रो होगा। और नेक्स्ट आता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही झूमिंग कहा जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि लैंड प्लॉट लेटर द नेचर रिस्टोर और द सॉइल फर्टिलिटी एंड व्हेन लेस्ट फेलो। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, स्लैश एंड बर्ड एग्रीकल्चर में, कि ये मान लीजिए एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, ये एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, ठीक? अब इस फॉरेस्ट में ये स्मॉल पैच ऑफ लैंड को क्लियर किया गया। क्लियर करने के बाद यहाँ क्रॉप ग्रो हुआ, ठीक है? और जैसे ही क्रॉप ग्रो हुआ इसको कल्टीवेट कर दिया गया। कल्टीवेट करने के बाद सब कुछ कर दिया गया इसमें, फिर इन द एंड इसको काट के, और फिर इसी में नहीं लोग फिर से ग्रो करते हैं क्रॉप, बल्कि नेक्स्ट एरिया में क्रॉप ग्रो होगा, ठीक है? तो इसी को हम लोग स्लैश एंड बोर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। अब इसलिए इसको इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि अगर बार बार एक मिनट, हाँ, अगर बार बार एक ही लैंड पे अगर एग्रीकल्चर हो तो वहाँ की जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग की। तो फाउंड इन हाई पॉपुलेशन प्रेशर एरिया, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड मॉडर्न इरिगेशन एंश्योर मैक्सिमम आउटपुट। अब इसमें क्या होता है, एक लार्ज लैंड जो होता है, लार्ज लैंड में खेती की जाती है और बहुत बड़े पॉपुलेशन के लिए खेती की जाती है, ताकि इसमें जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में आए। ऑन द अदर हैंड कमर्शियल फार्मिंग देखा जाए, कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ होता है, जैसे HIV सीड्स है। HIV का जो फुल फॉर्म होता है HYV, सॉरी, HYV जो सीड्स होता है वो हाई यील्डिंग वेराइटी होता है, ठीक है? और इसके केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लांटेशन पे। अब प्लांटेशन में क्या होता है कि लार्ज लैंड स्केल में सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो किया जाता है, ठीक है? एक ही क्रॉप ग्रो किया जाता है। अब जैसे ये हो गया रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, बनाना हो गया, ठीक है? तो ये इस बड़े से स्मॉल लैंड में आपको खेती करने को मिलता है, वो भी एक ही प्लांट से। अब बात करते हैं रीजनल वेरिएशंस की। क्रॉप कैन बी सब्सिटेंस इन अ वन रीजन, इन कॉमर्शियल इन अदर रीजन। अब जैसे हरियाणा, पंजाब वर्सेस ओडिशा देख लीजिए। अब रीजनल वेरिएशंस क्या होते हैं देखिए इसको ध्यान से, ठीक? इंडिया का मैप भी बना देता हूँ मैं, सेकंड। हाँ,
ठीक है। अब ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ इंडिया है और ये साउथ इंडिया, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो लैंड है, ये वाला जो एरिया है, जिसमें आपका पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी आ जाएगा, दिल्ली उल्ली आ जाएगा, ठीक है, और नॉर्दर्न राजस्थान आ जाएगा, और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे उड़ीसा आ जाएगा, ठीक। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो पंजाब हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी है, उसमें जो कल्टीवेशन होगा, उसमें जो क्रॉप जो ग्रो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल के लिए और बड़े मात्रा में ग्रो हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग उड़ीसा की बात की जाए, तो उड़ीसा में ऐसा नहीं होता है। उड़ीसा में एक रीजनल फार्मिंग होता है, जो कि एक तरह से उसमें HYV सीड्स का कम इस्तेमाल होता है, और सिर्फ एक फैमिली पर्पस के लिए ही उसमें किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, क्रॉप सीजन्स की। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप की, ठीक है। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जैद, ये 3 टाइप के आपके सीजन होते हैं। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका पता है क्या है? अल्फ़ाबेटिक में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें सबसे पहले के आता है, फिर आर आता है और फिर जेड आता है, ठीक है। तो इन द स्टार्टिंग मंथ, ठीक है, अब स्टार्टिंग मंथ में के आ गया, तो के जून और या जुलाई में होगा, ठीक। फिर जो रबी क्रॉप है वो आ जाएगा आपका अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है, और जेड तो मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है। तो ये है। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि ये क्या क्या है। पहला है कि रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो ग्रो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर में होता है। इसकी हार्वेस्ट अप्रैल टू जून में होती है। इसको ठंडे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, ताकि, और इसको वेट क्लाइमेट चाहिए, जिसमें आपका वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड आते हैं, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप जून से जुलाई में आपका शो होता है, हार्वेस्ट सितंबर अक्टूबर में होता है। इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए, वेट कंडीशन चाहिए, और मेजर जो क्रॉप है वो पेडी है, मैज है, ज्वार है, बाजरा है, तूर है, मूंग है, कॉटन है, जूट है, सोयाबीन है, शुगर केन है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के सहित याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैद क्रॉप की। तो जैद क्रॉप एक सीजनल होता है, जिसमें मार्च टू जून इसी में उगाया भी जाता है और काटा भी जाता है। ये शॉर्ट समर क्रॉप होता है, जिसमें कि खरीफ और रबी क्रॉप के जो बीच में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या ग्रो होते हैं। पहला वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल, फॉडर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेपल सीड्स के बारे में, सेरल्स क्रॉप्स के बारे में। अब देखते हैं। ओह गॉड, ठीक है। अब स्टेपल सेरियल क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। पहला वीट और जो राइस है वो एक मेन फूड ग्रेन्स है। राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप है, वीट जो है वो एक रबी क्रॉप है, ठीक है। इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए? इसको 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एनुअल रेनफॉल 100 से ऊपर चाहिए, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन में होता है और कोस्टल एरिया और डेल्टाज में। अब आपको मैपिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न का मैप बना लेते हैं जल्दी से। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला मैप हो गया, कोस्टल एरिया हो गया और डेल्टा हो गया। यानी कि ये साउथ इंडिया हो गया, तो ये कोस्टल एरिया वाला एरिया हो गया, ठीक है। डेल्टाइक रीजन हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे राइस की खेती की जाती है। अब बात करते हैं वीट के बारे में। बात करते हैं वीट एक रबी क्रॉप है। इसको कैसा सीजन चाहिए? ठंडा चाहिए, ब्राइट सनसन चाहिए, जैसे कि रीपिंग, यानी कि वो जो भी क्रॉप है वो बढ़िया तरीके से पक जाए। इसका जो टेम्परेचर रेनफॉल जो है वो 50 से 75 के बीच में चाहिए, ठीक, अप टू 50 to 75।
इवन डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल गंगा सतलज प्लेन एंड ब्लैक सॉइल बेल्ट ऑफ डेक्कन। अब अभी तक हम लोगों ने सॉइल नहीं पढ़ा है, सॉइल जब कंप्लीट करेंगे तो इसमें सॉइल के बारे में हर एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या है ये नेपाल बन गया। ठीक है, तो ये जो नौ ये वाला जो प्लेन है ये गंगा प्लेन। ठीक है, बढ़िया से ही बना देता हूँ मैं। थोड़ा सा इसी से काम चलाइएगा। हम्म, एक तो ये वाला जो नॉर्दर्न रीजन है ये वाला। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। और ब्लैक सॉइल बेल्ट कौन सा है? ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला है रीजन, यानी कि ये जो रीजन है वो बेल्ट है, ब्लैक सॉइल वाला बेल्ट बेल्ट है ये। ठीक, तो इसी को कहते हैं क्या, इसमें काफ़ी ज़्यादा वीट की खेती की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मिलेट्स, मेज और पल्सेस के बारे में। ठीक है, मिलेट्स उसको कहते हैं जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी हो गया। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन फूड्स होते हैं। ज्वार के लिए एक रेन फेड क्रॉप है, वाइल द रागी जो है वो रिच इन आयरन है, कैल्शियम है और एसेंशियल रफेज है। इसको याद रखिएगा। अब मेज क्या है? अ डुअल फूड एंड फॉडर क्रॉप, ग्रो इन द टेम्परेचर बिटवीन 21 टू 27 डिग्री। अब इसका जो टेम्परेचर है वो 21 से 27 डिग्री होना चाहिए। ओल्ड एलुवियल सॉइल होना चाहिए और सपोर्ट करेगा क्या, सपोर्टेड हैविली बाय द मॉडर्न एच वाई वी सीड्स इनपुट्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए क्या है, मेज जो है वो किसको सपोर्ट करता है? एच वाई वी सीड्स को और साथ में फर्टिलाइजर्स को भी। अब पल्सेस मतलब दाल आ जाएगा। इंडिया जो लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर है पल्सेस का। बीइंग लेग्यूमिनस दे रिस्टोर सॉइल health by fixing the atmospheric nutrition and making the crucial crop rotation sections। अब देखिए पल्सेस में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, यानी उगाता भी है और कंज्यूम भी करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप, कैश क्रॉप प्लांटेशन की। तो इसमें टी और शुगर केन आ जाएगा और कॉफी आ जाएगा। ये जो है वो प्लांटेशन फॉर्म फार्मिंग कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल इंटेंसिव कॉमर्शियल सेक्टर। कैपिटल इंटेंसिव कॉमर्शियल सेक्टर यानी कि प्रॉफिट के बेसिस पे ही ये इसकी जो खेती की जाती है, इसमें स्किल्ड माइग्रेंट लेबर की जरूरत पड़ती है। टी जो है वो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें रिच ह्यूमस होता है, वेल ड्रेनेज एसिड सॉइल चाहिए, वार्म चाहिए सॉइल में, और फ्रस्ट फ्री चाहिए, मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, जैसे कि आसाम में होता है और नॉर्थ बंगाल में होता है। अब बात करते हैं शुगर केन के बारे में। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप, यानी देखिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, ये हम लोग का अर्थ, ये आप लोगों ने बेल्ट पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 23 डिग्री, ये 63 डिग्री। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ जितने भी आएंगे इसमें आएंगे ट्रॉपिकल वाला। ठीक, और ये जो ऊपर है हल्का सा, जैसे नीचे आएंगे तो ये सब ट्रॉपिकल वाला रीजन है। फिर ये आपका ये पोलर जोन हो गया, और ये टेम्परेट हो गया, और ये टॉरिड जोन हो गया। ठीक है, इसको बढ़िया से बना देता हूँ मैं। ये हो गया, ये हो गया, और तो देखिए ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो टॉरिड जोन है। ठीक, टॉरिड जोन हो गया। ये वाला जो रीजन है वो टेम्परेट हो गया, और ये जो अपर वाला है वो पोलर रीजन हो गया, पोलर रीजन हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसी की बात करते हैं। यही बात बता रहा है कि आपको सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल नीड और हॉट ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, साथ में 21 से 27 डिग्री आपका टेम्परेचर चाहिए।
नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल स्टैंडिंग में क्या है हम लोग की स्थिति। ठीक है, इंडिया डोमिनेट पोजीशन किसमें किसमें डोमिनेट करता है, व्हीट राइस एंड शुगर केन में रैंक करता है इंडिया सेकंड पोजीशन पे। चाइना और ब्राजील जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे अभी तक बने हुए हैं। पल्स में हम लोग सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी हैं। ऑन द अदर हैंड ऑयल सीड में हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट ग्राउंडनट प्रोड्यूसर हैं पूरे वर्ल्ड में। 2020 का डाटा है, याद रखिएगा। अब कुछ रिफॉर्म्स आए थे, मेजर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो पहला है टेक्निकल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। ठीक है, अर्लियर इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन। देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने क्या क्या किया। पहला, लैंड होल्डिंग कॉपरेशन एंड ऑब्सोल्यूट एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी। इसमें क्या हुआ कि जमींदारी को हम लोगों ने हटाया। ठीक, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद कॉपरेशन किया हम लोगों ने, लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया। तो ये सारी चीजें की। फिर बात करते हैं एग्रीगेरियन रिवॉल्यूशन 1960 टू 1970। ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोगों ने लाया, किसकी मदद से, एम स्वामीनाथन के मदद से, जो कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन से जाने जाते हैं। ऑन द अदर हैंड पूरे वर्ल्ड में बात करें तो नॉर्मन बोरले जो है वो पूरे वर्ल्ड के हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो व्हीट और राइस की जो भाई जो कमी है वो पूरी हो गई ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। अब फाइनेंशियली सेफ्टी नेट में क्या है कि देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा कि जो लैंड प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें आपको जो बैंक है, ठीक है, ग्रामीण बैंक जो है वो अगर आपकी जो फसल है वो खराब हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है या आपके खेत में आग लग जाती है, ठीक है, तो उस चीज को करने के लिए आप जो सरकार है वो लो इंटरेस्ट पे आपको पैसे देती है। नेक्स्ट है डीएसएस यानी कि डायरेक्ट सपोर्ट स्कीम। अब इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लाती है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल असिस्टेंट एक्सीडेंट इंश्योरेंस, टेलीविजन रेडियो वेदर बुलेटिन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम द मार्केट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट करती है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, और किसान जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोग के इंडिया में। ठीक है, अब उसके बाद आया एक भूदान, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। अब इससे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी जमीनों को लेके और लोगों में बांटा गया, उसी को भूदान कहते हैं। दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान। सम जमींदार ऑनर्स एज मैनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेज अमॉन्ग द लैंडलेस। यानी कि जो भी लैंडलेस लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है उन्हें जमीन दिया जाता था। इट इज नोन एज ग्रामदान, जिसे हम लोग ग्रामदान भी कहते हैं। इसको किसने चालू किया, इनेटेड बाय विनोबा भावे ने किया था, और इसको हम लोग ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपका चैप्टर होता है एग्रीकल्चर खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि आपको काफी ज्यादा ही जानना जरूरी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।